अगर आप प्रोटेस्ट करते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, विरोध करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ असर होता है और उसका असर बिहार में साफ दिखने लगा है। नीतीश कुमार ने जिस तरह मुसलमानों के साथ गद्दारी की, मुसलमानों को टोपी पहनाया, धोखा दिया, वक्फ अमेंडमेंट बिल को पास कराने में पूरी तरह इन्होंने भाजपा सरकार को अपना सहयोग दिया, इनके नेताओं ने मदद की, तो इसके खिलाफ मुसलमानों ने एहतजाज करना शुरू किया, अपने गुस्से का इजहार करना शुरू किया। इनकी पार्टी के मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया और जब इस्तीफा का सिलसिला बढ़ने लगा तो पार्टी दबाव में आ गई और उसके बाद इसी पार्टी के कुछ मुस्लिम नेताओं ने आज जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर में आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार मुसलमानों के मसीहा है। नीतीश कुमार की वजह से ही बिहार में पिछले 20 सालों से मुसलमान अमन और चैन के साथ रह रहे हैं। इन्होंने ये भी कहा कि हमने वक्फ अमेंडमेंट बिल में कई सारा संशोधन कराया है, बहुत सारी हमने तरमीम कराई है और अब ये वक्फ अमेंडमेंट बिल्कुल ठीक ठाक है। लेकिन जब वहां मौजूद पत्रकारों ने सवाल पूछ दिया इन नेताओं से, नीतीश कुमार की एक तरह से जो वकालत करने वाले मुस्लिम रहनुमा है इनसे, तो सारे लोग भड़क गए, सहाफियों का सवाल का जवाब नहीं दे सके। इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ही खत्म कर दी और कोई भी सवाल जवाब इनकी पीसी में नहीं हो सका। आगे आपको पूरी तफसील बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये बताते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनता दल यूनाइटेड के कौन कौन से मुस्लिम रहनुमा हैं या नेता हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं ये हैं डॉक्टर अशफाक अहमद करीम, कटिहार मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन हैं। ये पहले जनता दल यूनाइटेड में थे, फिर उस पार्टी को उन्होंने छोड़ा, उसके बाद आरजेडी को ज्वाइन किया। आरजेडी ने एक मरतबा के लिए उनको राज्यसभा एमपी भी बनाया। जब दोबारा आरजेडी ने इनको राज्यसभा का एमपी नहीं बनाया, कटिहार से ये आरजेडी से टिकट भी चाह रहे थे तारिक अनवर के खिलाफ। तारिक अनवर वहां पुराने नेता है, 6 मरतबा के एमपी रह चुके हैं, लेकिन इनकी पूरी कोशिश ये थी कि इनको तारिक अनवर के खिलाफ टिकट मिल जाए, ये कटिहार से एमपी बने। आरजेडी ने जब इनको टिकट देने से इनकार कर दिया, कांग्रेस की वो सीट भी थी, तब इन्होंने आरजेडी का दामन छोड़ दिया और इन्होंने मुलाकात की जनता दल यूनाइटेड के सरबराह नीतीश कुमार से, दोबारा जेडीयू को ज्वाइन किया। और इस वक्त ये सबसे ज्यादा पेश है इस बात में कि जो वक्फ अमेंडमेंट बिल आया है मुसलमानों के फेवर में आया है और मुसलमानों को नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। तो ये है डॉक्टर अहमद अशफाक करीम। इनका एक और रिकॉर्ड जान लीजिए। आरजेडी की तरफ से ये तकरीबन 6 साल राज्यसभा के एमपी रहे, मुस्लिम कोटे से गए थे, लेकिन एक भी क्लिप आपको सोशल मीडिया पर, यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगी कि कभी भी राज्यसभा में इन्होंने खड़े होकर कुछ बातचीत की हो, तकरीर की हो, मुसलमानों के किसी मुद्दे को उठाया हो। बस ये पीछे बैठे रहे हैं, तालियां बजाने का इन्होंने काम किया है। तो ये इनका रिकॉर्ड है और अफसोस की बात यह है कि ज़्यादातर पार्टियों में कुछ ऐसे ही मुस्लिम नेताओं को आगे बढ़ाया जाता है जो मुसलमानों की कभी आवाज़ नहीं उठाते हैं। अब ये जो है इनका नाम है अंजुम आरा, ये जनता दल यूनाइटेड की स्पोक पर्सन है और पूरी पीसी में इन्होंने ही बातचीत की है। उसके बाद इनका नाम है अशरफ अंसारी और ये लगातार कहते हैं कि अंसारी को या जो पसमादा कहे जाते हैं मुसलमानों में, उनको नीतीश कुमार का हमेशा सपोर्ट मिला है। जबकि पिछले दिनों ही डॉक्टर कासिम अंसारी ने आकर के बताया कि किस तरह पसमादा के नाम पर मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है, भटकाया जा रहा है और मुसलमानों के साथ लगातार भेदभाव किया जाता है जनता दल यूनाइटेड में। उसके बाद ये है इरशादुल्लाह साहब जो सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं। उसके अलावा यहाँ अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब भी है जो मदरसा बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं। उसके अलावा यहाँ शिया वक्फ बोर्ड के भी चेयरमैन हैं। दूसरे नेता मौजूद है, अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब हैं जो मदरसा बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं। इधर डॉक्टर खालिद अनवर तैमी साहब दिख रहे हैं जो एमएलसी हैं और ये भी बिहार के एक अहम नेता माने जाते हैं, सहाफ़ी भी हैं और रोज़नामा हमारा समाज के चीफ एडिटर है। तो इन तमाम नेताओं ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन सब लोगों ने ये कहा कि नीतीश कुमार की पार्टी, हमारी पार्टी वक्फ अमेंडमेंट बिल की सपोर्ट की है और इसी वजह से सपोर्ट की है कि मुसलमानों के खिलाफ जो कुछ इसमें था उसको हमने हटा दिया है, हमने संशोधन करा दिया है। लेकिन जब पत्रकारों ने इनसे वहां सवाल पूछ दिया कि इस वक्फ अमेंडमेंट बिल में मुस्लिमों के अलावा नन मुस्लिमों की मेंबरशिप को, रुकनीयत को लाजमी करार दिया गया है, इसका चेयरमैन अब मुसलमान होगा या नहीं होगा ये अब यकीनी नहीं है, कोई भी चेयरमैन हो सकता है। तो क्या आपकी पार्टी, आप इस बात से एग्री करते हैं, आप चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड में नन मुस्लिम भी मेंबर होने चाहिए? जब ये सवाल पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो ये नेता कुछ भी जवाब नहीं दे सके और ये सब उठकर भागने लगे। आप देखिए अपने स्क्रीन पर। बस धन्यवाद, थैंक यू।
इतना ही नहीं हुआ बल्कि और भी कई सवाल लेने की कोशिश की गई, लेकिन किसी भी सवाल का इन लोगों ने जवाब नहीं दिया। इन लोगों ने सिर्फ इतना बताया कि हम वक्फ अमेंडमेंट बिल की हिमायत में है क्योंकि ये बेहतर है, ठीक ठाक है। जबकि सच्चाई यह है, हकीकत यह है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के जब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग हुई थी पटना में, जेपीसी का डेलीगेशन गया था पटना में, तो वहां आरजेडी ने अपनी तरफ से शिरकत की थी, एआईएमआईएम ने शिरकत की थी, कांग्रेस ने शिरकत की थी, मांझी की पार्टी ने शिरकत की थी, दूसरी पार्टियों ने शिरकत की थी, लेकिन जनता दल यूनाइटेड का कोई भी नुमाइंदा वहां मौजूद नहीं था। और इसी वक्त से सवाल उठने लगा, वक्फ अमेंडमेंट बिल में जो तरमीम होना चाहिए था उनमें से एक भी कोई ढंग का इन लोगों ने सुझाव नहीं दिया, प्रपोजल नहीं दिया, और जिसका नतीजा यह है कि जो बिल है यूं ही का पास हो गया और इन लोगों ने भरपूर उसकी हिमायत कर दी। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये पार्ट भी आप सुन लीजिए। इस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की प्रेस वार्ता में मीडिया के सभी भाइयों का हम स्वागत करते हैं। आज यहां वक्फ बिल पर इस प्रेस वार्ता को बुलाया गया है, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और माननीय विधान पार्षद जनाब आफाक अहमद खान साहब हैं, माननीय विधान पार्षद श्री गुलाम गौस साहब हैं, माननीय विधान पार्षद अहमद अशफाक करीम साहब हैं, माननीय मोहतरमा कहकशा परवीन साहिबा पूर्व सांसद यहां मौजूद हैं, माननीय सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जनाब इरशादुल्लाह साहब यहां मौजूद हैं, सिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष माननीय अफजल अब्बास साहब यहां मौजूद हैं, माननीय पूर्व विधान पार्षद जनाब सलीम परवेज साहब यहां मौजूद हैं, पार्टी के प्रदेश महासचिव डॉक्टर अस्मा परवीन साहिबा यहां मौजूद हैं, मदरसा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष जनाब अब्दुल कयूम अंसारी साहब यहां पर उपस्थित हैं, और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रभारी पार्टी के प्रदेश के महासचिव जनाब मेजर इकबाल हैदर खान साहब यहां मौजूद हैं, और यहां पर जो हमारी पार्टी की प्रवक्ता बहन अंजुम आरा भी यहां मौजूद हैं। ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है। कुछ लोगों ने ये कहा था कि अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। कई पत्रकार साथियों ने हमको फोन करके कहा था। मैंने कल भी यहाँ यस न्यूज पर एक अपने सिवान में मैंने बाइट दिया है, और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो बिहार को अल्पसंख्यक समाज के लिए जन है, उनके खाने पीने में कोई परेशानी नहीं है, इंसाफ के साथ अमन और तरक्की के साथ उनको भी बराबरी का हक दे रहे हैं, तहफ्फुज का पैगाम दे रहे हैं, और इसी को आगे हम लोग बढ़ा रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा न्याय के साथ विकास किया, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। और जो हमारे विरोधी दल हैं, कुछ छोटे लेवल के जो पहले कुछ हमारे कार्यकर्ता रहे होंगे, अभी कोई भी ऐसा, हमारी स्टेट बॉडी 52 सांगठनिक जिला है और तकरीबन 225 के आसपास हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश महासचिव और प्रदेश सचिव और विशेष आमंत्रित हमारे सदस्य हैं, कार्यकारिणी के सदस्य हैं। किसी ने भी कोई इस्तीफा नहीं दिया। सब लोग माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आस्था विश्वास व्यक्त कर रहे हैं, और हम लोगों को उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी कार्य करते हैं इस समाज के हित के लिए किए हैं। उन्होंने बहुत सारा काम किया है। राज्य का, जिस प्रांत का, जिस बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, वहां पर जमीन को लेकर के जिस तरह से बातें उड़ाई जा रही है, कही जा रही है, भ्रम पैदा किया जा रहा है, कहीं कोई इस तरह की बातें हो सकती है क्या? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के रहते हुए अल्पसंख्यक, वंचित, शोषित, ये तमाम तबकों के हितों की रक्षा पे कोई उंगली भी रख सकता है क्या? जिसका निगाहबान, जिसकी रक्षा सुरक्षा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी स्वयं कर रहे हैं। दूसरा हमारा सजेशन था कि यह कानून पूर्व प्रभावी नहीं हो, यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव वे में ना होकर के प्रोस्पेक्टिव वे में ये प्रभावी होगा, यानी कि जो चीजें जैसी हैं वहां से नहीं, बल्कि जब ये बिल एनेक्टेड हो जाएगा महामहिम के हस्ताक्षर के बाद, उसके बाद से इस बिल के प्रावधान प्रभावी होंगे। तीसरा सुझाव हमारा जो था सजेशन, वह कि अगर वक्फ की कोई संपत्ति रजिस्टर अगर नहीं है, लेकिन उस पर अगर कोई धार्मिक
भवन जैसे कि मस्जिद हो गया, दरगाह हो गया, ईदगाह है, कब्रिस्तान है, जिसे आप लोग सुनते होंगे कि लोग जो चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं कि सब जो है वो बर्बाद कर ली जाएगी, हमारा सब खत्म हो जाएगा। लेकिन इस बिल के माध्यम से जो हमने सुझाव दिया है, इनकॉर्पोरेट हुआ है, ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की गारंटी के लिए समाज को ये मिला है कि उनके ये भवन जो है कहीं से भी इनके साथ छेड़छाड़ या किसी भी तरह का उसके साथ नहीं किया जाएगा। चौथा हमारा सजेशन रहा है, जो इनकॉर्पोरेट हुआ है, जिसको माना गया है, वक्फ संपत्ति से जुड़े विवादों के निराकरण के लिए जिलाधिकारी से ऊपर के अधिकारी को अधिकृत किया जाए। इसको भी शामिल कर लिया गया है इस बिल में, जो हमने सुझाव दिया था। पांचवा हमारा सुझाव और अंतिम सुझाव कह रहे कि पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन की हम बात कर रहे हैं, तो उसके लिए 6 महीने का जो समय बिल में था, हम लोगों ने इस चीज को सुझाव दिया था कि इस समय सीमा को बढ़ाई जाए और हमारे इस सुझाव को मान लिया गया। ये हमारे 5 महत्वपूर्ण सुझाव थे जिसकी मैंने आपके समक्ष चर्चा की है। इनको जब बिल में इंट्रोड्यूस कर लिया गया, इनको बिल में इनकॉर्पोरेट किया गया, तब जाकर के हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने बिल का समर्थन किया है। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूं आप लोगों से कि हैरानी होती है विपक्ष की बातों को सुन करके, हैरानी होती है कि इस विषय पे विपक्ष जिस तरह से बातों को कह रहा है, यह राष्ट्रीय जनता दल कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे। अरे भाई, आप लोगों को मैं बता दूं कि यह राष्ट्रीय जनता दल जो कहीं ना कहीं पुनः जो इनका कैरेक्टर रहा है तुष्टीकरण की, वो पुनः चाहते हैं इस चीज को, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल ने जेपीसी के समक्ष अपने किसी तरह का सुझाव दिया ही नहीं बिल के मद्देनजर। ये सबसे बड़ी बात है। वक्फ संशोधन बिल आने के बहुत पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने वक्फ की चिंता की और बिहार में वक्फ विकास बोर्ड की स्थापना की। इसके तहत 110 करोड़ का वित्तीय आवंटन किया गया, जिससे अल्पसंख्यक छात्रावास, विवाह, मल्टीपर्पस बिल्डिंग आदि का निर्माण संभव हो पाया है। तो आप समझ सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, उनके अधिकारों की रक्षा, इन तमाम चीजों को बहुत ही ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से अपने आवाम की लोगों को यह बिल्कुल मजबूती के साथ और पूरे मैं जवाबदेही के साथ यह विश्वास दिलाती हूं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के रहते हुए अक़लियत के हितों से उनकी रक्षा, उनकी सुरक्षा, उनके अधिकारों के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। अगर कोई ऐसा दुस्साहस भी करने की कोशिश करेगा तो जनता दल यूनाइटेड उनके उस दुस्साहस में कील ठोक देगा। मैं अब आगे इन बातों को रखने के लिए जनाब अशरफ अंसारी साहब से गुजारिश करूंगी कि वो अपनी बातों को रखें। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी अल्पसंख्यक समाज के हितों की रक्षा करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। कोई बात हो जाएगी इधर उधर की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीतीश जी ने तो मैं आपसे पलट करके पूछना चाहता हूं कि यूपीए की सरकार 10 साल तक रही थी, क्या जकिया जाफरी को इंसाफ दिला सके? आप देखिए भागलपुर दंगे को क्या इंसाफ दिला सके? अरे आप माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने हुनर योजना चलाई, उन्होंने सारा बीपीएससी के माध्यम से आपको डीएसपी बना रहे हैं, आप सारा कुछ बना रहे हैं, सब अल्पसंख्यकों को सारा कल्याण का काम कर रहे हैं। बस धन्यवाद, थैंक यू। तो आपने सुना इनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन लोगों ने उन नेताओं पर भी एक तरह से तनकीद की और कहा कि जो मुसलमान नेता इस वक्त जनता दल यूनाइटेड का साथ छोड़ रहे हैं, जो जनता दल यूनाइटेड से इस्तीफा दे रहे हैं, वो हमारे छोटे छोटे वर्कर हैं, उनका कोई मकाम व मर्तबा नहीं है और वो अब जनता दल यूनाइटेड के मेंबर भी नहीं है। ये भी साफ साफ झूठ है, क्योंकि जब से मुसलमानों ने जनता दल यूनाइटेड को छोड़ना शुरू कर दिया है, पार्टी में खलबली मच गई है, एक हंगामा बरपा है, नीतीश कुमार साहब की नींदें हराम हो चुकी है और इसलिए इन लोगों को आगे लाया गया। डॉक्टर कासिम अंसारी के हवाले से लल्लन सिंह ने भी कह दिया कि वो जनता दल यूनाइटेड के मेंबर नहीं है, पतंग छाप से उन्होंने चुनाव लड़ा था, तो लोग यूं ही पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। न्यूज़ 24 पर एक मोहतरमा ने आकर के कह दिया, या एक और नेता ने जनता दल यूनाइटेड के कह दिया कि जिसको आप बड़ा नेता बनाकर पेश कर रहे हैं, जिसके इस्तीफा देने की आप बात कर रहे हैं, उसका हमारी पार्टी से कोई ताल्लुक ही नहीं है। जब ये बात सामने आई तो कासिम अंसारी ने बाज़ाब्ता अपना तकर्री नामा
रिलीज किया, मिलत टाइम्स को भेजा। आप इसको अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। कासिम अंसारी ने जब कहा कि हमने इस्तीफा दे दिया है और मिलत टाइम्स पर वो खबर आई तो तमाम मीडिया हाउसेज ने इस खबर को शाये किया और कहा कि नीतीश कुमार की पार्टी में बगावत हो गई है, नेताओं ने इस पार्टी को छोड़ना शुरू कर दिया है। अब मैं मीडिया हाउसेज से कहूंगा कि जब जनता दल यूनाइटेड के साबिक रुकन कासिम अंसारी ने अपना सबूत पेश कर दिया है कि उनका तकर्रीरनामा मौजूद है, उनको सर्टिफिकेट इशू किया गया था जब उन्होंने जनता दल यूनाइटेड को ज्वाइन किया था, तो इसको भी अब दिखाना होगा कि वो जेडीयू के ही मेंबर रहे हैं। इसके अलावा कासिम अंसारी ने 133 पेज का अपना डॉक्यूमेंट्स मुझे भेजा है जिसमें उन्होंने बताया कि कितने लोगों को उन्होंने जनता दल यूनाइटेड का मेंबर बनाया था। जब उनके खिलाफ इस तरह का प्रोपेगेंडा किया गया कि वो जेडीयू के मेंबर ही नहीं रहे हैं तो उन्होंने तमाम कागजात को इकट्ठा किया, स्कैन किया और पीडीएफ में भेजा है। 133 पेज पर मुश्तमिल है जिससे साफ पता चल रहा है कि वो जनता दल यूनाइटेड के एक्टिव मेंबर थे, महासचिव थे, स्पोक पर्सन थे और उन्होंने पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। और अब सिर्फ वो नाम नहीं है बल्कि 10-15 नाम आ चुके हैं बिहार से जिन्होंने जनता दल यूनाइटेड को, नीतीश कुमार को छोड़ दिया है, अलविदा कह दिया है। लेकिन ये जो लोग हैं जिनके पास ओहदे हैं, जो सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं या स्पोक पर्सन हैं या डॉक्टर अहमद अशफाक करीम है, खालिद अनवर है, इन लोगों ने अभी तक रिजाइन नहीं दिया है। लेकिन जो लोग और नेता हैं दूसरी जिम्मेदारियों को संभाल रहे हैं उन लोगों ने तो रिजाइन करना शुरू कर दिया है और उन लोगों की मांग है कि लोग भी रिजाइन करें क्योंकि लोग जिस तरह की सफाई दे रहे हैं उस सफाई के पीछे कोई भी सच्चाई नहीं है। और एक वीडियो में मैंने पूरी तफसील बताई है पूरे 20 साल के डेटा के साथ कि पिछले 20 सालों से यानी 2005 से नीतीश कुमार बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं और अभी तक हैं। सिर्फ बीच में 2 साल के लिए नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर नहीं रहे थे। 2013 से 15 तक जितेंद्र मांझी को बनाया था लेकिन क़यादत नीतीश कुमार के हाथों में थी। तो पूरे 20 साल या पूरे 4 चुनाव में जो नीतीश कुमार को जीत मिलती रही है, उनके अलायंस को जीत मिलती रही है तो मुस्लिम वोटों की वजह से। और 2020 में जब मुसलमानों ने नीतीश कुमार को वोट कम दिया, 40% की जगह सिर्फ 30% मुसलमानों का वोट नीतीश कुमार को मिला, तो नीतीश कुमार की पार्टी 43 सीटों पर आ गई। अगर इस मरतबा मुसलमानों ने मुकम्मल तौर पर नीतीश कुमार का बायकॉट कर दिया तो यकीनी तौर पर नीतीश कुमार की हुकूमत बिहार में नहीं बन सकती है। बीजेपी पहले से इनको हटाना चाहती है, रास्ता साफ करना चाहती है। मुसलमानों की वजह से इनकी सीटें बढ़ जाती है, बार्गेनिंग का मौका मिल जाता है और इनको चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है। लेकिन इस मरतबा अगर मुसलमानों ने हाथ खींच लिया तो चीफ मिनिस्टर बनना मुश्किल हो जाएगा। ये तमाम नेता दिन रात इस तरह की बातें करते हैं कि नीतीश कुमार की वजह से बिहार में अमन है, सुकून है, सलामती है। तो जनाब नीतीश कुमार को मुसलमानों ने तो वोट भी किया है। 2005 में नीतीश कुमार के इख्तिदार में आने का कोई चांस नहीं था। पिछले 15 सालों से आरजेडी की हुकूमत बिहार में थी और मुसलमानों ने ही बाबरी मस्जिद की वजह से कांग्रेस को छोड़कर आरजेडी को इख्तिदार में आने का मौका दिया। और जब आरजेडी ने भी पिछले 15 सालों में मुसलमानों का विकास नहीं किया, मुसलमानों का इस्तेसाल किया, एडवाणी की रथ यात्रा को रोकने के नाम पर लालू प्रसाद यादव जब सिर्फ वोट लेते रहे, भागलपुर जो फसाद हुआ वहां इंसाफ नहीं मिल सका, तब मुसलमानों ने फिर लालू प्रसाद यादव का भी साथ छोड़ा, नीतीश कुमार पर भरोसा किया। एनडीए में होते हुए मुसलमानों ने इनको वोट किया और चीफ मिनिस्टर बने, तो मुसलमानों ने भी इनको हमेशा वोट किया, तब इनको जीत मिलती रही। मुसलमान अगर इनको वोट नहीं करेंगे तो इनको जीत नहीं मिलेगी। तो मुसलमानों के साथ इन्होंने कोई एहसान नहीं किया बल्कि अपनी जिम्मेदारी निभाई है, कानून पर अमल किया है, आइन पर अमल किया है और उनका ये फर्ज भी बनता है चीफ मिनिस्टर का। और इसलिए नीतीश कुमार की तारीफ भी होती है कि प्रशासनिक एतबार से वो अच्छे रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को बिहार में उन्होंने कंट्रोल किया है। लेकिन उसके साथ जिम्मेदारी यह भी है कि जब एक खतरनाक कानून मुसलमानों के खिलाफ पास हो रहा था तो आपने उस खतरनाक कानून को रोकने का काम नहीं किया। जो बिहार में जनता दल यूनाइटेड के मुस्लिम नेता हैं वो सबसे ज्यादा नाराज है लल्लन सिंह की वजह से, उनकी तकरीर की वजह से। इन तमाम नेताओं से मेरा सवाल यह भी है कि क्या लल्लन सिंह ने जो स्पीच दी थी लोकसभा में उनसे आप एग्री करते हैं, उनसे इत्तेफाक करते हैं? क्या नीतीश कुमार के एक नेता को इसी तरह की स्पीच देनी चाहिए? और अफसोस की बात यह कि सारे नेता उस पार्टी में अभी तक मौजूद हैं। अगर किसी का ज़मीर जिंदा होगा, किसी की गैरत और अहमियत जिंदा होगी तो वो लल्लन सिंह की स्पीच सुनने के बाद कम से कम उस पार्टी में नहीं रह सकता। या कम से कम इनको तो दबाव बनाना ही चाहिए अपने नेता नीतीश कुमार पर कि आप लल्लन सिंह को पार्टी से हटाइए, उनको बर्खास्त कीजिए। उस तरह की जहरअफशानी करने वाले के साथ हम पार्टी में नहीं रह सकते हैं। इतना तो इनको विरोध करना चाहिए, एहतजाज करना चाहिए। ये तो ईमान का अदना दर्जा है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। कुछ और अहम अपडेट्स के साथ हम जल्द हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए।
ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।